मैं एल.एस. चौहान MIT क्लासेस में आप सबका बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम हाई स्कूल 10th क्लास यूपी बोर्ड बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। 10th क्लास में बायोलॉजी का जो प्रथम चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम यानी बायो प्रोसेस या जैविक प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ लाइफ। जैव प्रक्रम सबसे पहले हमें जानना होगा कि जैव क्या है। देखिए, ऐसी सभी वस्तुएं जिनमें जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं जीवित वस्तुएं या जैविक वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसे सभी पदार्थ, पृथ्वी पर उपस्थित ऐसे सभी ऑब्जेक्ट जो जैविक क्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं या जिनमें जैविक क्रियाएं रासायनिक रूप से संपन्न होती हों, जीवित वस्तुएं या जैविक वस्तुएं कहलाती हैं। अब उनमें होने वाली जो प्रोसेस होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उपापचय की क्रियाएं होती हैं, जिनके द्वारा वो निर्जीव पदार्थों से भिन्न हैं, निर्जीव पदार्थों से अलग हैं, उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जैविक क्रियाएं या जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का मतलब हुआ जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जो निर्जीव पदार्थों में नहीं पाई जाती। जैव प्रक्रम या जैविक प्रोसेस या जीव प्रक्रियाएं कहलाती हैं या जीवन की क्रियाएं कहलाती हैं। मोस्टली जो जैव प्रक्रम है उसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, एक नज़र में वो देखते हैं। जीवों का प्रथम क्रिया होती है पोषण यानी न्यूट्रिशन। एक होती है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। क्रिया होती है उत्सर्जन एक्सक्रेशन। एक प्रक्रम होता है जनन। और एक प्रक्रम होता है ट्रांसपोर्टेशन यानी संवहन। सर्कुलेशन कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। इसे संवहन को परिवहन भी कहा गया है। तो जनन के लिए तो हम एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे, बाकी चारों क्रियाओं को इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले एक नजर संक्षिप्त रूप से, सबसे पहले आता है पोषण, न्यूट्रिशन। क्या है पोषण? सभी जीवों को अपनी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है,
ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का मेन सोर्स लिविंग वर्ल्ड में माना जाए तो एक प्रकार से फूड होता है, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल है, भोजन है। अब उस भोजन से या भोजन के कंटेंट से, विभिन्न प्रकार के अवयवों से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, उसको ऊर्जा उत्पन्न करने योग्य बनाने की जो प्रोसेस है, यानी जो एनर्जी का सोर्स फूड है, वो किस प्रकार एनर्जी उत्पन्न करने वाले स्थान तक पहुंचता है। एनर्जी प्रोड्यूस तो सेल में होती है, तो फूड का एनर्जी प्रोडक्शन प्लेस तक पहुंचने की प्रोसेस या वहां तक जाने की प्रोसेस या उस भोजन के अवयवों को विभिन्न माध्यमों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के प्रयुक्त होने तक ले जाने की जो प्रक्रिया है, उसे पोषण कहा जाता है। और ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया को श्वसन कहा जाता है। तो पोषण क्या हुआ, यानी वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपनी जैविक क्रियाओं के लिए फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करने की या विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरे शब्दों में यही कहा जाता है कि प्रत्येक जीव ऑर्गेनिक मटेरियल द्वारा अपनी सभी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एनर्जी प्राप्त करता है। अपनी बॉडी में ग्रोथ करने के लिए या विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण करने के लिए उसे फूड की आवश्यकता होती है। तो ये जो मटेरियल है फूड, इसके ऐसे पदार्थ जो जीव द्वारा, ऑर्गेनिज्म द्वारा अपने जीवन में, अपनी जैविक क्रियाओं में यूज किए जाते हैं, वो कहलाते हैं न्यूट्रिटिव मटेरियल, यानी पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थों को यूज करने की प्रोसेस को ही न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं। संक्षिप्त ये है, संक्षिप्त में कह सकते हैं कि पोषक पदार्थों को उपयोग में लाने की प्रोसेस को, क्रिया को पोषण कहते हैं। अब जो एनिमल्स होते हैं जैसे मनुष्य, उसमें क्योंकि वो विषमपोषी है मनुष्य, वो उसके पोषण के लिए विभिन्न माध्यम है, भोजन अलग अलग सोर्स से प्राप्त करता है। तो उसमें पोषण को एक अलग ढंग से परिभाषित किया जा सकता है कि जंतुओं में पाई जाने वाली वह क्रिया जिसमें एनिमल्स, जंतु जटिल और अघुलनशील भोजन को, क्योंकि हम जो भोजन खाते हैं वो जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड से लेकर पॉलीसैकेराइड तक हो सकते हैं, लिपिड सैचुरेटेड से लेकर अनसैचुरेटेड प्रकार के हो सकते हैं, और प्रोटीन्स के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अणु लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, अधिक अणु बाहर वाले होते हैं, जटिल होते हैं। तो जंतुओं में होने वाली, पाई जाने वाली वह क्रिया जिसमें जटिल और अघुलनशील भोजन को सरल और घुलनशील बनाकर साइटोप्लाज्म में मिक्स किया जाता है, साइटोप्लाज्म में आत्मसात किया जाता है, न्यूट्रिशन या पोषण कहलाती है। एनिमल्स के लिए ये डेफिनेशन। इस क्रिया के कुछ स्टेप होते हैं, इस क्रिया के कुछ चरण होते हैं। तो पोषण क्या होता है? पोषण यानी जीवों में होने वाली वह जैविक क्रिया जिसमें जटिल और अघुलनशील भोजन को, यदि एनिमल्स की बात करें तो सरल और घुलनशील बनाकर साइटोप्लाज्म में आत्मसात किया जाता है, पोषण कहलाती है। पोषण की प्रोसेस यदि एनिमल्स की बात करें तो 5 चरणों में कंप्लीट होती है। कौन कौन से स्टेप होते हैं वो? सबसे पहला होता है भोजन का अंतःग्रहण। भोजन का अंतःग्रहण। दूसरा होता है पाचन। तीसरा होता है अवशोषण। चौथा होता है स्वांगीकरण।
और पांचवा होता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण ये किसके चरण हैं? पोषण के। ये चरण होते हैं पोषण के चरण, यानी स्टेप, पोषण के चरण होते हैं ये। तो सबसे पहला क्या है? भोजन का अंतःग्रहण। अंतःग्रहण मतलब भोजन को निगलना। अब इसकी व्यवस्था अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से होती है। यदि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में भोजन को अंतःग्रहण करने के लिए मुख गुहा होती है, बक्कल कैविटी होती है, जिसमें एक जीभ होती है, 32 दांत होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। तो मनुष्य में भोजन को अंतःग्रहण करने की अलग व्यवस्था हो गई। कुछ एनिमल्स जैसे अमीबा यानी प्रोटोजोआ के एनिमल्स, वो बॉडी की लेयर के द्वारा, शूपोडिया या कूटपाद के द्वारा भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे ही उनकी बॉडी की संपर्क में भोजन आता है तो जो उनकी बॉडी की वॉल होती है, बाह्य लेयर होती है, वो वहाँ शूपोडिया कूटपाद का निर्माण करती है और भोजन को इनटेक कर लेती है। जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, इसके पास में जैसे ही कोई भोजन का ये पार्टिकल आया तो ये क्या करेगा? ये अपनी बॉडी को इस तरह से ऐसे यहाँ से आ जाएगी और ये बॉडी यहाँ तक जाएगी। कुछ समय बाद ये जो भोजन है ये आ गया इसका बॉडी के अंदर। यहाँ से इसने इसे बॉडी के अंदर ले लिया। बस यहाँ फूड वैक्यूल बनेगी और भोजन बॉडी के अंदर, इस कोशिका के अंदर इसमें डाइजेशन कर लेता है। इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इसे इंटरसेलुलर पाचन कहते हैं। यदि बहुत पाचन की क्रिया कोशिका से बाहर होती है तो बाह्य कोशिकीय पाचन, और अंदर होती है अंतःकोशिकीय पाचन। तो इसमें अंतःकोशिकीय पाया जाता है। लेकिन भोजन को निगलने की, भोजन को एक्सेप्ट करने की या भोजन को अंतर्ग्रहण करने की विधि क्या है? बॉडी लेयर द्वारा, शरीर के अंग द्वारा। स्टारफिश होती है, तो स्टारफिश में भोजन की क्या व्यवस्था है? स्टारफिश जो होती है उसका स्टोमक, आमाशय, मुख के रास्ते उलटकर, जैसे थैला उल्टा होकर बाहर को आता है, और जो भोजन होता है उसके ऊपर वो चिपक जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर कार्य करना शुरू करते हैं। यानी डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ कार्य करें? बॉडी से बाहर। और स्टोमक, जब वो जो फूड था, जो भोजन था, वो घुलनशील हो चुका, लसलसा हो चुका, तो वो जो उसका आमाशय है उस भोजन के साथ वापस मुख में चला जाता है। तो उसमें एक अलग व्यवस्था हो गई। ऐसे ही जो मेंढक वगैरह होते हैं उनकी टंग, जीभ द्विपालित होती है और पीछे जुड़ी हो, आगे जुड़ी होती है, पीछे से फ्री होती है। वो पीछे की तरफ को बैक में ऐसे पड़ी रहती है। जैसे उसे कीट दिखाई देगा, जीभ बाहर आएगी निकलकर द्विपालित, और कीट को पकड़ेगी वापस। तो उसमें भोजन को अंतरण करने की अलग व्यवस्था है। कहने का मतलब ये है सभी एनिमल्स में अलग अलग है। मकड़ियाँ होती हैं, स्पाइडर, वो अपना एक जाला बनाकर उसमें कोने में छुपकर बैठ जाएंगी। जैसे ही कोई कीट आकर उस जाले में फंसेगा, आएंगी और आकर उस कीट की बॉडी पर बहुत सारा सलाइवा, बहुत सारी लार डाल देंगी। अब सलाइवा के जो एंजाइम है, लार के जो एंजाइम है, वो डाइजेशन शुरू कर देंगे उसका। तो डाइजेशन कहाँ शुरू हो गया? बॉडी से बाहर। और जैसी वो उसकी बॉडी लसलसी होगी, बस उनके पास एक यंत्र होता है प्रोबोसिस जैसा, उसे वो डालेंगी और पंपिंग के द्वारा उसके लसलसे मटेरियल को अंदर खींच लेंगी। तो खाने से पहले पचा लेती हैं, डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो सब में अलग अलग व्यवस्था है। तो पहला प्रक्रम क्या है? भोजन का अंतःग्रहण। भोजन का अंतःग्रहण। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है पाचन। जब भोजन
खा लिया गया, उसका अंतरण कर लिया गया, तो फिर प्रक्रिया शुरू होती है डाइजेशन की या पाचन की। पाचन क्या है? भोजन के, फूड के जटिल, कॉम्प्लेक्स, भोजन के जटिल और अघुलनशील अवयवों को, भोजन के जटिल और अघुलनशील पदार्थों को, अवयवों को रासायनिक विधियों द्वारा सरल और घुलनशील बनाने की प्रक्रिया का नाम होता है पाचन। तो पाचन की क्या डेफिनेशन बनेगी, क्या परिभाषा बनेगी? प्रश्न आ जाता है व्हाट इज डाइजेशन, पाचन क्या है? तो क्या है पाचन? भोजन के जटिल और अघुलनशील अवयवों को रासायनिक विधि द्वारा या जैव रासायनिक विधि द्वारा सरल और घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि जंतुओं में पाई जाने वाली वह क्रिया, जंतुओं में संपन्न होने वाली वह प्रक्रिया, वह जैविक क्रिया जिसमें भोजन के जटिल और अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल और घुलनशील भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, पाचन कहलाती है। तो ये पाचन हो गया। अब पाचन जो लोअर कैटेगरी होते हैं, जो एनिमल्स लोअर नॉन वर्टिब्रेटस हैं और लोअर कैटेगरीज हैं, एक कोशिकीय हैं, उनमें अंतः कोशिकीय पाचन होता है, यानी डाइजेशन की प्रोसेस सेल के अंदर होती है। डाइजेस्टिव एंजाइम सेल के अंदर पाए जाते हैं, लाइसोसोम में या और सेल ऑर्गन्स में, गोल्जी बॉडीज वगैरह में, तो सेल के अंदर पाचन होता है। लेकिन जो हायर कैटेगरी एनिमल्स होते हैं जैसे मनुष्य, उसमें पाचन की क्रिया कोशिका से बाहर एक स्पेशल कैनल में होती है, एक स्पेशल व्यवस्था में होती है, और उस व्यवस्था को कहते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल के बारे में आगे मिलेगा, आपको आगे बताएंगे। तो ये पाचन हो गया। पाचन के बाद आता है फिर अवशोषण। अवशोषण, अवशोषण का मतलब है एब्जॉर्ब करना, यानी पचे हुए भोजन के विभिन्न घुलनशील और सरल अवयवों को कोशिका तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम में, यानी जो माध्यम कोशिका तक पहुंचाएगा उस माध्यम में पहुंचने की क्रिया अवशोषण कहलाती है। यदि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की इंटेस्टाइन में, आंतों में छोटे छोटे रसांकुर जैसी संरचनाएं होती हैं, छोटे छोटे कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनको कहते हैं विल्ली रसांकुर। उनमें ब्लड यानी रुधिर और लसिका की वाहिनियां होती हैं। तो रसांकुर क्या करते हैं कि भोजन के पचे हुए भागों को, पचे हुए अवयवों को, जैसे मान लीजिए हमने कार्बोहाइड्रेट भोजन में लिया है, तो डाइजेशन के बाद उसका जो पचा हुआ अवयव है वो होता है ग्लूकोज। यदि हमने भोजन में वसा ली है, लिपिड लिए हैं, तो उसका डाइजेशन के बाद जो पचा हुआ अवयव है वो होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। हमने भोजन में जो प्रोटीन ली है उसके पचे हुए भाग का नाम होता है एमिनो एसिड। यानी भोजन का सरल और घुलनशील भाग क्या है मनुष्य के लिए, ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए? ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट से आया, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड लिपिड से आए, एमिनो एसिड प्रोटीन से आए, और बाकी विटामिन वगैरह ये सब घुलनशील होते ही हैं, कुछ लिपिड में और कुछ वाटर में। तो उस घुलनशील भाग को इंटेस्टाइन में प्रेजेंट ये रसांकुर यानी उंगली जैसी संरचनाएं, कटीली संरचनाएं ब्लड और लसिका में, ब्लड और लिम्फ में पहुंचा देती हैं, ट्रांसफर कर देती हैं। तो ये जो ट्रांसफर प्रक्रिया है, जो भोजन के पचे हुए अवयवों को ब्लड तक पहुंचाती है, लसिका तक पहुंचाती है, उस प्रोसेस का, उस क्रिया का नाम होता है अवशोषण। अवशोषण। तो जो भोजन खाया था वो कहां पहुंच गया? अब ब्लड में। अब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो ब्लड उस भोजन को बॉडी की प्रत्येक सेल में डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांट देता है, वितरित करता है। यानी ब्लड की कैपिलरी से निकलकर वो भोजन कोशिका में प्रवेश करता है और कोशिका के साइटोप्लाज्म में मिल जाता है। भोजन के पचे हुए अवयवों का कोशिका के साइटोप्लाज्म में पहुंचना, साइटोप्लाज्म में मिक्स होना, उसमें मिलना कहलाता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण।
तो भोजन का पाचन यानी भोजन का सबसे पहले अंत्यग्रहण, भोजन खाया जाता है, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद उसका अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण। अब लास्ट में क्या हुआ कि भोजन के कुछ भाग इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतने जटिल होते हैं कि वे डाइजेस्टिव एंजाइम भी उन पर कार्य नहीं कर पाता। पाचक एंजाइम जो होते हैं वो उन पर क्रियाशील नहीं होते, उन पर कार्य नहीं कर पाते। तो भोजन के ऐसे भाग जो डाइजेस्टिव एंजाइम द्वारा पच नहीं पाते पाचक एंजाइम उन्हें पचा नहीं पाते, उनको छोटे छोटे पदार्थों में, छोटे छोटे अणुओं में नहीं तोड़ पाते, ऐसे भागों को कहा जाता है अपचित भोजन, या भोजन का ऐसा भाग जो डाइजेस्टिव एंजाइम द्वारा जिसका पाचन नहीं हो, वो अपचित रह गया, तो उस भोजन को फिर बॉडी से बाहर निकाला जाता है। और अपचित भोजन का बॉडी से बाहर निकलने की प्रोसेस को कहते हैं बहिक्षेपण। उस क्रिया को कहते हैं बहिक्षेपण। ये क्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। तो हम जो पोषण थे उसके ये भाग हो गए, यानी पोषण की प्रोसेस के जो स्टेप थे, जो चरण थे, वो कौन कौन से थे? भोजन का अंत्यग्रहण, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग व्यवस्था, भोजन का पाचन यानी जटिल भोजन का सरल भोजन में कन्वर्ट होना, अवशोषण, उस सरल भोजन का ब्लड में पहुंचना या एक ऐसे माध्यम में पहुंचना जो सब कोशिकाओं को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, स्वांगीकरण, पचे हुए भोजन का साइटोप्लाज्म में पहुंचना, कोशिका के द्रव्य में पहुंचना, और बहिक्षेपण जो भोजन का अपचित भाग था जिस पर डाइजेस्टिव एंजाइम कार्य नहीं कर पाए, उसका बॉडी से बाहर निकलना। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, शाकाहारी एनिमल्स, जो अपने अपचित भोजन को यानी अपनी विष्ठा को डाइजेशन के लिए पुनः ग्रहण कर लेते हैं, जैसे सशक, खरगोश, रैबिट। और उनकी इस विशेषता को, जो उनके पास ये विशेषता होती है कि वो अपने ही मल को खा जाते हैं, उस विषय कहेंगे कुप्रोफैगी। उस क्रिया का नाम होता है कुप्रोफैगी, और ये पाई जाती है सेलुलोज के पाचन के लिए शाकाहारी रोडेंट में, यानी शाकाहारी कुछ जंतुओं में। और बढ़ें आगे। अब देखिए, ये तो हो गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन चल नहीं रहा है, पोषण। अब आता पोषण के प्रकार। पोषण होता कितने प्रकार का है, न्यूट्रिशन होता कितने प्रकार का है? तो देखिए, जो न्यूट्रिशन है उसको मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। न्यूट्रिशन को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। स्वपोषण स्वपोषण, और दूसरा होता है परपोषण, यानी हेट्रो न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिज्म, हेटरोट्रोफिज्म बोलते हैं, स्वपोषण और परपोषण। अब ये स्वपोषण क्या है? पोषण की वह विधि, पोषण का वह माध्यम, पोषण की
वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपने पोषण का प्रबंध या अपने पोषण का निर्माण निर्जीव पदार्थों में, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं कर लेता है। पोषण की ऐसी विधि, पोषण का ऐसा माध्यम, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव अपने पोषण की व्यवस्था, अपने पोषण का निर्माण, अपने भोजन का निर्माण अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं कर लेता है, स्वपोषण कहलाती है। और ऐसे जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। मुख्य रूप से इस प्रकार का पोषण, कौन सा? स्वपोषण, जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, कम शब्दों में कहें तो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, हरे पौधों में ये प्रक्रिया पाई जाती है। और जिस प्रक्रिया द्वारा ये पोषण करते हैं, यानी स्वपोषण करते हैं, उस प्रक्रिया का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो स्वपोषण किस में पाया जाता है? ग्रीन प्लांट में, हरे पौधों में। और कौन सी क्रिया के द्वारा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा। क्या होता है इस प्रक्रिया में? इस प्रक्रिया में हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण सूर्य के प्रकाश में अकार्बनिक पदार्थ जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और साथ में सह प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन भी निर्मित होती है। तो स्वपोषण के द्वारा, यानी स्वपोषण किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण। CO2 चाहिए इसमें, 6H2O चाहिए, सनलाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश मतलब, और चाहिए क्लोरोफिल, और इससे बनता है ग्लूकोज। यानी C6H12O6 और प्लस बनती है 6O2 यानी ऑक्सीजन। तो ये प्रोसेस, यानी ये स्वपोषण होता है, किसमें पाई जाती है? हरे पौधों में। हरे पौधों में ये क्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल होता है ग्रीन प्लांट, हरे पौधे। अब आता है परपोषण। परपोषण का मतलब है पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अपने पोषण का प्रबंध, अपने पोषण का निर्माण, अपने भोजन का निर्माण निर्जीव यानी अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं नहीं कर पाता। वह अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे सोर्स पर, किसी दूसरे जीव पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है। या दूसरे शब्दों में, पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अपना पोषण किसी दूसरे से प्राप्त करता है, उस विधि को परपोषण कहा जाता है, या हेटेरोन्यूट्रिशन कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफिज्म कहा जाता है। इसमें जो परपोषण होता है, इसके अलग अलग विधियां होती हैं, इसके अलग अलग माध्यम होते हैं। कौन कौन से, एक बार देख लेते हैं। एक होता है इसमें प्राणी सम, होलोजोइक, एक होता है परजीवी,
या परपोषण कह सकते हैं, पैरासाइटिक। एक होता है सहजीवी, इसे सिम्बायोटिक कहते हैं। और एक होता है मृतजीवी, इसे सैप्रोफाइटिक कहते हैं। ये पोषण की विधियां होती हैं इसमें। ऐसे पोषण होता है, ये मुख्य विधियां हैं। तो सबसे पहला क्या, प्राणी सम होलोजोइक। प्राणी कहते हैं जू, एनिमल को, यानी अधिकांश एनिमल में, सब में तो नहीं लेकिन ज्यादातर एनिमल्स में इस प्रकार का पोषण। कहने का मतलब ये है, पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अलग अलग सोर्स से, कोई फिक्स सोर्स नहीं है, अलग अलग सोर्स से या अलग अलग साधनों से भोजन प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है, उसे कहा जाता है प्राणी सम पोषण। और प्राणी सम पोषण जो होता है मोस्टली एनिमल्स में पाया जाता है, हाई कैटेगरी के एनिमल्स में पाया जाता है, उच्च वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है। दूसरा, परजीवी यानी पैरासाइटिक। ऐसा पोषण या पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अपना पोषण किसी दूसरे जीव की बॉडी से, किसी दूसरे जीव की बॉडी से, उसके शरीर से अवशोषित करता है, चूसता है, मतलब अवशोषित करता है, उसको मार कर नहीं खाता। पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन, अपना पोषण किसी दूसरे जीव की बॉडी से अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। यह ध्यान रखना इस शब्द का, उसको मारकर नहीं खाता। जिससे प्राप्त कर रहा वो भी जीवित रहता है, जो प्राप्त कर रहा वो भी जीवित रहता है, लेकिन अपना भोजन किसी दूसरे की बॉडी से एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, चूसता है। तो इस विधि को परपोषण या परजीवी पोषण कहते हैं। अब यहां दो जीव हो गए, एक ए और एक बी। मान लीजिए जो ए जीव है वो बी से भोजन प्राप्त करता है, यानी जो ए है वो अपना भोजन बी की बॉडी से एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित कर रहा है। यानी जो फूड है उसको रिसीव किसने किया, ए ने। यानी फूड जो है वो बी से ए में को पहुंचता है, ए रिसीव करता है। तो यहां बी तो हो गया डोनर, दाता, भोजन उपलब्ध कराने वाला, और ए हो गया रिसीवर, भोजन ग्रहण करने वाला। तो इस व्यवस्था में, इस परजीवी व्यवस्था में जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव किसी दूसरे से भोजन एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, उसे कहते हैं परजीवी, पैरासाइट। कौन है पैरासाइट, रिसीवर। तो ये हो गया परजीवी। यानी कौन है ये, ग्राही, भोजन ग्रहण करने वाला। और ये होता है डोनर यानी दाता। तो जो दाता होता है, देने वाला होता है, उसे कहते हैं पोषद। पोषद यानी अंग्रेजी में कहेंगे होस्ट, और ये होता है पैरासाइट। तो इस एक रिलेशनशिप हुआ। तो परजीवी पोषण क्या है, दो जीवों का ऐसा संबंध
दो जातियों का, दो जीवों का ऐसा रिलेशनशिप, वो परमानेंट भी हो सकता है, नॉन परमानेंट भी हो सकता है, ऐसा रिलेशन, ऐसा संबंध जिसमें एक जीव अपना पोषण दूसरे जीव की बॉडी से एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। अवशोषित करने वाले को परजीवी, और जिससे भोजन प्राप्त किया जा रहा है, जो भोजन उपलब्ध कर रहा है, जो पोषण दे रहा है, उसको कहते हैं होस्ट या पोषद। ये दोनों चीजें ध्यान रखना कि पोषद कौन होता है और परजीवी कौन होता है। आगे चलते हैं, फिर आगे आता है सहजीवी, समबायोटिक। देखो यहां शब्द है सह, सह मीन्स साथ साथ, सहजीवी, सह मीन्स साथ साथ, एक दूसरे के साथ, और जीवी मीन्स जीने वाले, यानी दो जीवों का, दो जातियों का ऐसा संबंध जो पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर हों, एक दूसरे पर डिपेंड हों, यानी जो पोषण है उसका प्रबंध दोनों मिलकर करते हों। यदि उनमें से एक हट जाए, ना रहे, तो दूसरे को पोषण बंद हो जाएगा, यानी एक यदि ना रहे तो दूसरे की भी डेथ हो जाएगी, मृत हो जाएगा, वो मर जाएगा, उसे पोषण का प्रबंध प्रॉपर रूप से स्वयं नहीं कर पाता। तो दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें दोनों साझेदारी से पोषण प्राप्त करते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल, मुख्य एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लाइकेन, या दाल वाले पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम लेग्यूमेनिसेरम, वो भी इसका एग्जाम्पल है। इसेरेसिया कोलाई, ई कोलाई जीवाणु कहते हैं, इंटेस्टाइन में होता है हमारी, वो भी इसका उदाहरण है। अब जैसे लाइकेन, लाइकेन एग्जाम्पल, तो लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन एक स्पेशल प्रकार के पौधे होते हैं, लाइकेन एक क्या होते हैं, पौधे होते हैं लाइकेन। लाइकेन सहजीवी में आते हैं। ये क्या होता है लाइकेन में, लाइकेन के पौधे में टू पार्ट होते हैं, एक आधारीय भाग और ऊपरी भाग, एक आधारीय भाग, एक ऊपरी भाग। ऊपरी भाग जो होता है, ऊपरी भाग जो होता है वो होता है शैवाल का बना, यानी फंजाई, वो शैवाल एल्गी, और जो निचला भाग होता है, आधारीय भाग होता है, वो होता है कवक। अब यहां विशेषता क्या है, दोनों कॉम्बिनेट रूप से रहते हैं, शैवाल और कवक। विशेषता यह है कि कवक के पास कैपेबिलिटी होती है कि जिस बेस पर वो है, जिस आधार पर वो चिपका हुआ है, वहां से जल और खनिज लवण अवशोषित कर सकता है, यानी उसके पास ऐसी व्यवस्था है, राइजोटस हैं, रूट जैसी संरचनाएं हैं, रूट तो नहीं कहते लेकिन राइजोटस कह सकते हैं, ऐसी संरचनाएं हैं कि वो भोजन के निर्माण के लिए जल और खनिज लवण अवशोषित कर सके। परंतु उसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो भोजन नहीं बना सकता, यानी वो कच्चा माल इकट्ठा कर सकता है, भोजन का निर्माण नहीं कर सकता। ऊपर शैवाल एल्गी, शैवाल के पास क्लोरोफिल है, वो भोजन बना सकता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, परंतु उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं है, ऐसा रूट सिस्टम नहीं है कि वो चट्टान से जल और खनिज लवण प्राप्त कर सके। अब यहां होता क्या है कि जो कवक है वो चट्टान से जल और खनिज लवण लेगा और शैवाल को प्रदान कर देगा। शैवाल सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाएगा क्योंकि उसे खनिज लवण कवक ने दे दिए, और कवक और शैवाल दोनों ही उस भोजन का उपयोग कर लेंगे। तो दोनों ने साझेदारी में किया, यह उदाहरण हो गया सहजीवन का। तो क्या है लाइकेन, लाइकेन है सहजीवन का उदाहरण। सहजीवन यानी दोनों ने मिलकर पोषण का प्रबंध किया, इन दोनों में से कोई भी अकेला जीवित नहीं रह सकता। तो दो जीवों का, दो जातियों का ऐसा संबंध जिसमें पोषण की व्यवस्था करने में दोनों का योगदान हो, ऐसी व्यवस्था को, ऐसे संगठन को कहते हैं सहजीवन, और ऐसे पोषण को कहते हैं सहजीवी पोषण। एग्जाम्पल लाइकेन। उसके बाद आता है मृतजीवी, सैप्रोफाइटिक,
यानी पोषण की ऐसी व्यवस्था या पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव मृत कार्बनिक पदार्थों से, यानी ऑर्गेनिज्म की, जीवों की डेड बॉडी से या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से या अन्य कार्बनिक पदार्थों से फूड एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। यहां भी अवशोषण होता है, लेकिन यहां किसी जीवित की बॉडी से नहीं होता। यदि भोजन का अवशोषण, फूड का अवशोषण किसी जीवित की बॉडी से हो तो परजीवी, परजीवन, परपोषण, और यदि डेड बॉडी से हो तो मृत जीवी या मृत पोषण। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तो बना नहीं सकते, स्वयं पोषण नहीं होता उनमें, परंतु वे अपना पोषण, अपना भोजन प्राप्त करते हैं या रिसीव करते हैं या अवशोषित करते हैं मृत कार्बनिक पदार्थों से, एनिमल्स की या प्लांट की डेड बॉडीज से, सड़े गले पदार्थों से या ऑर्गेनिक मटेरियल से। उन जीवों को कहते हैं मृतजीवी जीव और उनके पोषण को कहते हैं मृतजीवी पोषण। और ये विशेषता होती है कवक में, फंजाई जो कवक होते हैं, क्योंकि कवक ऐसे पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जीवाणुओं की भी कुछ जातियां मृतजीवी होती हैं। मृतजीवी जो जीव हैं उनकी एक विशेषता और है, वो सड़े गले पदार्थों को खत्म करके जो वातावरण है उसकी सफाई करती हैं, उन्हें साफ कर देती हैं, यानी उनको जो डेड बॉडी है उनको नष्ट कर देती हैं, जिससे वातावरण काफ़ी हद तक साफ हो जाता है। और इसलिए इन्हें अपमार्जक कहते हैं, इन्वायरमेंट के अपमार्जक कहा गया है इनको। अपघटक भी कहा गया, डीकम्पोजर। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये जो डेड बॉडी होती है उनका विघटन कर देते हैं, उनको छोटे छोटे यौगिकों में तोड़ देते हैं, इसलिए इनको अपघटनकर्ता या अपघटक भी कहते हैं, डीकम्पोजर भी कहते हैं। तो डीकम्पोजर कह लीजिए। डीकम्पोजर जो होते हैं उनका पोषण कैसा होता है? मृतजीवी पोषण। पोषण की ऐसी विधि जिसमें मरे हुए पदार्थों से भोजन लेते हों, मृतजीवी पोषण कहलाता है। तो ये पोषण था। पोषण में आपने पढ़ा स्वपोषण। स्वपोषण का मतलब पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन इनऑर्गेनिक मटेरियल से, अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं बना लेते हैं। ऐसे पोषण को स्वपोषण कहा जाता है और ये प्राय ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस इसकी मुख्य प्रोसेस है। वैसे रसायन संश्लेषण वगैरह होता है शैवालों की कुछ जातियों में, लेकिन मुख्य जो प्रक्रिया है स्वपोषण की वो होती है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल से जल और CO2 से ग्लूकोज यानी भोजन का निर्माण करते हैं और साथ में ऑक्सीजन सह प्रोडक्ट के रूप में निर्मित होती है। परपोषण में प्राणी सम जंतुओं में पाया जाता है। परजीवी आपने पढ़ा है, ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन किसी दूसरे की बॉडी से जीवित अवस्था में एब्जॉर्ब करता है। सहजीवी जो साझेदारी में होता हो, दो जीव जातियां आपस में मिलकर पोषण का प्रबंध करती हों और दोनों उसका यूज करती हों। मृतजीवी जो डेड बॉडीज से अपना पोषण लेते हों, मृत पदार्थों से अपना पोषण लेते हों। अब यहाँ से आगे पोषण को विस्तार पूर्वक मनुष्य का डाइजेशन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन है, ये नेक्स्ट लेक्चर में।